हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन आप लोगों को स्टडी विथ रोशन में स्वागत करता हूं। आज हम कुछ करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस करें ताकि हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले और लोगों को शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना परसेंट करने का ऐलान किया है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो चलिए आगे इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की है। सबसे पहली बात है, इंपोर्ट पर यानी आयात पर साल दर साल बैन लगाया जाएगा ताकि मेकिंग इन इंडिया के तहत देश में हथियारों का उत्पादन बढ़े। कुछ हथियारों की लिस्ट बनाई जाएगी जिन्हें सिर्फ देश में ही खरीदा जाएगा। 74% तक के एफडीआई पर सरकार से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब कहने का मतलब है कि वैसे पहले से डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की मंजूरी है, लेकिन क्या होता है, ऑटोमेटिक रूट यानी बिना सरकारी अनुमति के सिर्फ 49% की अनुमति थी। ठीक है, मतलब अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऑटोमेटिक रूप में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में कहने का मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49% से बढ़ाकर 74% होगा। यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर विदेशी निवेश आ रहा है तो 74% निवेश तक के लिए सरकार की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। इससे ज़्यादा निवेश पर ही सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अगर कोई व्यक्ति या तो कोई कंपनी 74% से अधिक निवेश करना चाहता है तो इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो हथियार बनाता है उसकी सप्लाई के लिए कॉर्पोरेटाइजेशन होगा यानी थोड़ा निजीकरण होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री ने कितने कोल ब्लॉक्स को नीलामी करके निजी क्षेत्र को कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त देने का ऐलान किया है? तो ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। ऑप्शन है 10, 25, 50 और 100। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी 50। ठीक है, 50 माइनिंग ब्लॉक को निजीकरण किया जाएगा। इसको देख लेते हैं डिटेल में। कोयला सेक्टर में अब सरकार कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त देगी। कोई भी कोल ब्लॉक के लिए बोली लगा सकेगा और बाद में कोयला ओपन मार्केट में बेच सकेगा। ठीक है, कोयला खदान की नीलामी के नियम आसान बनाएंगे। 50 नए कोयला ब्लॉक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, अब सरकार की मोनोपोली यानी एकाधिकार जो सो खत्म होगी धीरे धीरे। इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं। इससे सरकार की मोनोपोली यानी एकाधिकार खत्म होगी और निजी कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा। कोयले की खदानों से मीथेन निकालने की भी नीलामी होगी। मीथेन जो आपका निकाला जाता है यानी CH4 जो निकाला जाता है उसकी भी नीलामी होगी। अगर दोस्तों कभी कह दिया जाए कि CH4 जो मीथेन होता है उसको कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला में इसको सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है और उसको उससे मीथेन बनाया जाता है। ये प्रयोगशाला की बात हुई, लेकिन कोयला की खदानों से भी मीथेन निकालने की प्रक्रिया होती है। आगे हम लोग देखते हैं, इन कंपनियों को रेवेन्यू सरकार से साझा करना होगा। जो एक कंपनियां जो कोयला खदान खरीदेगी, ठीक है, उस कोयला खदान से आपका जितने भी राजस्व प्राप्त होंगे उस सरकार से साझा करना होगा। कंपनियों को प्रति टन एक फिक्स रेट पर पैसा देने की बजाय सिर्फ रेवेन्यू यानी राजस्व सरकार से साझा करना होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 50,000 करोड़ रुपये
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। बोल रहा है 50,000 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे 2023-24 तक कमर्शियल माइनिंग के जरिए 1 अरब टन कोयला उत्पादन हो सकेगा। ठीक है, इसलिए ये रास्ता अपनाया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस इलाके में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने का ऐलान किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में करने का मतलब यूनियन टेरिटरी में। आगे देखते हैं डिटेल इसके बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइज होगा। हालांकि दिल्ली में पहले से ही बिजली वितरण का काम प्राइवेट कंपनी के पास है, लेकिन अन्य यूनियन टेरिटरी में भी इसे लागू किया जाएगा। देश भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत सब्सिडी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा। बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सख्त नियम बनेगा ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कत ना हो। यह कब तक होगा यह साफ अभी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी योजना है सरकार की। नेक्स्ट चलते हैं। वित्त मंत्री ने स्पेस सेक्टर यानी अंतरिक्ष क्षेत्र की किन गतिविधियों में निजी कंपनियों को शामिल होने की अनुमति देने का ऐलान किया है। तो ऑप्शन है सैटेलाइट और रॉकेट निर्माण व लॉन्चिंग, दूसरा है स्पेस ट्रेवल और दूसरे ग्रहों की खोज, तीसरा है रिमोट सेंसिंग के काम और चौथा है इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। अभी तक सैटेलाइट निर्माण के काम में कुछ हद तक निजी कंपनियों की भी भूमिका थी, यानी कुछ हद तक थी, लेकिन अब जो कंपनियां सैटेलाइट बनाने या लॉन्चिंग की काबिलियत रखती है या स्पेस से जुड़ी सेवाएं दे सकती है, उन्हें मौके मिलेंगे। अमेरिका में नासा की तरह ही इंडिया में भी निजी कंपनियों को इसरो की सुविधाओं या उससे केंद्रों का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलेगी ताकि वे अपनी क्षमताएं बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। केंद्र सरकार ने पीपीपी के जरिए एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर यानी परमाणु अनुसंधान रिएक्टर शुरू करने की घोषणा की। इसका उपयोग किन क्षेत्रों में होगा। पीपीपी कहने का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर यानी परमाणु अनुसंधान रिएक्टर शुरू करने की घोषणा की। इसका उपयोग किन क्षेत्रों में होगा। तो ऑप्शन है हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ए और बी दोनों, तथा सी आपका डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को न्यूक्लियर सेक्टर से जोड़ा जाएगा, सबसे पहली बात है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे ताकि प्याज, फल और सब्जी को लंबे समय तक सहेज कर रखने के तरीकों पर रिसर्च हो सके। विकिरण तकनीक यानी रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फूड प्रिजर्वेशन के लिए पीपीपी मॉडल पर सुविधाएं विकसित होगी। कैंसर और अन्य बीमारियों के किफ़ायती इलाज ढूंढने में इस रिसर्च रिएक्टर को मदद मिलेगी। इससे हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों या संस्थानों को फ़ायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज आपका मोदी साहब जो घोषित किए हैं 20 लाख करोड़ रुपए का, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। कुछ सेक्टर के बारे में, ठीक है, 8 सेक्टर के बारे में फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है 50 कॉल ब्लॉक निजी क्षेत्र को मिलेंगे। रेवेन्यू सरकार से साझा करना होगा उन कंपनियों को
जो कंपनी ये 50 कॉल ब्लॉक को अपने अंदर लेगी। ज़रूरी नहीं कि 50 कॉल ब्लॉक एक ही कंपनी ले, अलग अलग कंपनी भी ले सकती है। दूसरा देखते हैं, मिनरल सेक्टर में निजी निवेश बढ़ाया जाएगा। जैसे बॉक्साइट व अन्य मिनरल सेक्टर की 500 माइनिंग ब्लॉक्स को नीलामी के जरिए निजी कंपनियों को दिया जाएगा। डिफेंस प्रोडक्शन में मेक इन इंडिया FDI 49% से बढ़ाकर 74% होगा। एयर स्पेस के इस्तेमाल से पाबंदियां हटाई जाएगी। 6 एयरपोर्ट की नीलामी होगी। 12 एयरपोर्ट्स के जरिए 13,000 करोड़ का निवेश आएगा। पाँचवां देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम निजी कंपनियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। छठा देखते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्कूल अस्पतालों में सुधार में निजी सेक्टर के लिए 8100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अभी कोविड-19 फैला हुआ है, उसमें देखा गया कि अस्पतालों की सुविधाएं में बहुत सारा आपका दिक्कत आ रहा है, उतना सुविधा नहीं है जैसा सुविधा रहना चाहिए। सातवां देखते हैं, स्पेस सेक्टर में भी निजी कंपनियों को मौके मिलेंगे। आठवां देखते हैं, PPP के जरिए रिसर्च रिएक्टर शुरू होंगे, किफ़ायती इलाज पर रिसर्च शुरू हो सकेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया, एक कब मनाया गया है? चलिए तो उसके बारे में देख लेते हैं। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 16 मई, दूसरा 15 मई, तीसरा 14 मई, चौथा 17 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 मई। अब इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं कि क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है। तो देखिए क्यों मनाया जाता है। भौतिकी विज्ञानी और इंजीनियर थियोडर मेमन द्वारा 16 मई 1960 में लेजर का पहला सफल संचालन किया था। यह दिन उसकी वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस को मनाने की शुरुआत यूनेस्को के इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम यानी IBSP से की गई है। हम जानते हैं कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस में है। रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीस सुजमान का निधन 14 मई 2020 को हो गया है। वह किस देश से थे? तो 4 देश का नाम दिया गया है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल। बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उच्च आदेश की विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें वर्ष 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। शिक्षाविद, अकादमिक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें 1985 में एकुशी पदक से भी सम्मानित किया जा चुका था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी भाग लिया था। कौन? वही अनीस सुजमान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया गया है? तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, 16 मई, 19 मई, 18 मई और 17 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 17 मई को मनाया गया। देख लेते हैं डिटेल्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UN जनरल असेंबली ने यह दिवस घोषित किया है। ठीक है, पूछा जाएगा कि 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस को कब किसने घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UN जनरल असेंबली ने यह घोषणा किया था। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी। उसकी स्मृति में विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है 17 मई को हर साल।
ये दिन इस बात का भी संकेत करता है कि हमारे जीवन में संचार यानी कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, 14 मई, 15 मई, 13 मई और 16 मई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 15 मई। तो चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी वही यूएन जनरल असेंबली ने 1993 में इस दिवस की घोषणा की थी कि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाएगा। यह घोषणा 1993 में किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। मानव जगत में परिवार सबसे छोटी इकाई है और सबसे अहम इकाई भी होती है। परिवार ही हमें सामंजस्य के साथ जीना और एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना सिखाता है। तो चलिए आज हम लोगों ने ये 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। आप लोग से उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसी तरह से बने रहेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सके और फ़ायदा ले सके। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।